स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। यानी फूड भी ट्रैवल करता है, अपने आप नहीं, उसका मूवमेंट हम ही लोग करवाते हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं अपने साथ अपने कल्चर के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स भी कैरी करते हैं। फूड आइटम्स का भी ट्रेड किया जाता था एंशिएंट इंडिया में, और इसी की वजह से काफी सारी न्यू क्रॉप्स हम लोगों को देखने को मिली इंडिया में। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में, यूरोप में काफी जगह पे न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई। अब वो कैसे, वही सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। फूड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज। फूड का भी ग्लोबल एक्सचेंज हुआ करता था। ट्रेड जो होता था वो फूड आइटम्स का भी हुआ करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह फूड आइटम्स को भी मूव करवाया जाता था। Just like trade and culture, food items also traveled across continents. अब जैसे हम लोग ट्रेड किया करते थे दूसरे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, हम लोग मूवमेंट करवाया करते थे, तो गुड्स का मूवमेंट हुआ करता था, लोगों का मूवमेंट हुआ करता था, लोगों के साथ साथ उनके आइडियाज, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर का भी मूवमेंट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ इन्हीं सब चीजों का नहीं, फूड आइटम्स का भी मूवमेंट होता था। जैसे ही ट्रेड हुआ करता था, कल्चर का मूवमेंट होता था, वैसे ही फूड आइटम्स का भी मूवमेंट हुआ करता था। फूड आइटम्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे एरियाज में, आसपास के एरियाज में हो रहा है ये, नहीं, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, एक कॉन्टिनेंट से यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यानी दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाया जा रहा है फूड आइटम्स, उनका भी ट्रेड किया जाता था दूर दूर तक के एरियाज में। These exchanges shape local cuisines and cultures. कुजीन यानी हमारे फूड आइटम्स, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी कुजीन है। तो लोकल कुजीन यानी यहाँ हमारे एरिया में कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, क्या क्या फूड आइटम्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा लोकल कुजीन हो गया। और हमारा कल्चर यानी हमारी वे ऑफ लाइफ में भी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बेसिक नीड ही फूड है। इंडिया में जैसे हाथों से खाना खाया जाता है, और यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में और भी जैसे अमेरिकाज वगैरह में, वहां पे ज्यादातर फोक और नाइफ से खाया जाता है। तो ये हमारा खाने के पैटर्न में भी चेंज आ गया, खाने के तरीके में। तो इसी टाइप से जो लोकल कुजीन है और हमारा जो कल्चर है वो सब चेंज होता जा रहा था फूड आइटम्स के एक्सचेंज के साथ। जैसे जैसे फूड आइटम्स का ट्रेड हो रहा है, हमारे कल्चर में भी और हमारे लोकल कुजीन यानी हमारे फूड आइटम्स में भी चेंजेस आ रहे थे। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल किसका लेंगे? स्पेगेटी का। स्पेगेटी नूडल्स ही हैं, नूडल्स को स्पेगेटी कहा जाता है, बस नाम बदल दिए हैं, प्रोडक्ट सेम है। Many people think pasta or spaghetti is originally from Italy. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये जो पास्ता है वो इटली से ओरिजिनेट हुआ है, इटली में ही सबसे पहले पास्ता बना है, ऐसा लोगों को लगता है। अब पास्ता ऐसा नहीं जो हम छोटे छोटे पीसेस वाला देखते हैं, वो पास्ता नहीं। इटालियन पास्ता कभी भी सर्च करना, जो नूडल्स होते हैं उसी के तरह बनता है इटालियन पास्ता। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि पास्ता जो है वो इटली से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इटली में सबसे ज्यादा फेमस हो गया है, इटालियन कुजीन में हम लोग पास्ता को देखते हैं, लेकिन ये जो पास्ता यानी ये जो स्पेगेटी है वो इटली से ओरिजिनेट नहीं हुई है। बट इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स वर फर्स्ट मेड इन चाइना। सबसे पहले जो नूडल्स बने थे वो कहाँ बने थे? चाइना में। चाइना में सबसे पहले नूडल्स बने, और नूडल्स एक तरह से जब नूडल्स को ले जाया गया, ये जो फूड आइटम है इसे ले जाया गया यूरोप के कंट्रीज में, तो वहीं पे इन्हें स्पेगेटी के नाम से जाना गया। थ्रू ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स नूडल्स रीच्ड यूरोप एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पास्ता। तो जब ये नूडल्स जो है जो चाइना में बने, जब इन नूडल्स को यूरोप के कंट्रीज में ले जाया गया, वहां तक यूरोप में जब ये नूडल्स पहुंचे, तब इन नूडल्स को स्पेगेटी के नाम से जाना गया, और ये स्पेगेटी इटली में पास्ता के तौर पे फेमस हो गई। Shows how Asian food influenced European cuisine. इससे हमें पता चलता है कि जो एशियन फूड आइटम है, ये जो एशियन फूड है, नूडल्स, जो चाइना भी एशिया में है, वहां पे ओरिजिनेट हुए हैं नूडल्स, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यूरोप की कुजीन में। यूरोप में जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एशियन फूड आइटम्स यानी नूडल्स, बस नाम बदल दिया गया है, वहां पे इन्हें स्पेगेटी के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम पोटैटो का। फ्रॉम अमेरिकाज टू यूरोप एंड एशिया,
पटेटो हम लोगों को लगता होगा कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर दूसरे घर में पटेटो यानी आलू की सब्जी बनती दिखती है, हर सब्जी में आलू पड़ता है, तो लगता है कि जो पटेटो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे अमेरिकाज में। यहाँ पे अमेरिकाज बोला जा रहा है, यानी कि यूएसए कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो दो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उनकी बात की जा रही है। तो वहां पे इन अमेरिकाज में सबसे पहले पोटैटो कल्टीवेट किया गया था। पोटैटो वहीं का क्रॉप था, वहीं पे ग्रो किया जाता था। और उसके बाद अमेरिका से पोटैटो को यूरोप और एशिया में लाया गया। The potato, maize, tomato and chili were introduced to Europe and Asia from the Americas. सिर्फ पोटैटो ही नहीं, टमेटो, चिली, मेज, ये और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम डेली वे लाइफ में अपनी देखते हैं, लेकिन ये आइटम्स इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिकाज के। और बाद में इन अमेरिकाज से ये सारे फूड आइटम्स कहाँ पे लाए गए? एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में। आफ्टर कोलंबस वॉयज, कोलंबस इनका फुल नेम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वॉयज का मतलब जब हम शिप में बैठ के सैर पे निकल जाते हैं उसे कहा जाता है वॉयज। तो नाव में बैठ करके क्रिस्टोफर कोलंबस निकल गए नई जमीन के खोज में, यानी ये एक तरह से इंडिया को ढूंढना चाहते थे। इंडिया को सोने की चिड़िया या कह लो लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था, और उसी की खोज में निकल गए थे, इंडिया को ही डिस्कवर करने निकल गए थे। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। वो चाहते थे कि वो सी रूट से जाएं, वो सी रूट ढूंढ रहे थे, यानी समुद्र के रास्ते से इंडिया आना चाहते थे, लेकिन कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब वो पहुंचे तो इन्होंने ही डिस्कवर किया, इन्होंने ही खोज करी अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और तब इन्हें पता चला कि यहाँ पे तो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पता चला, और बाद में यही क्रॉप्स कहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई? एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में। Potato became a cheap, nutritious food crop, feeding the poor in Europe. यूरोप में जो गरीब लोग थे, जो पुअर थे, उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी। अब फूड आइटम्स बहुत हाई प्राइसेस पे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो बेसिक नीड अपने लिए फूड नहीं खरीद पा रहे थे। तो अब इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ पोटैटो का आना। क्यों? क्योंकि पोटैटो जो है वो बल्क में ग्रो हो जाता है, उसे ग्रो करने में, उसे कल्टीवेट करने में उतनी मेहनत भी नहीं लगती है, तो उनके प्राइसेस जो है पोटैटो यानी आलू के जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़े कम होते हैं, चीप रेट पे, यानी सस्ते दाम पे हमें पोटैटोस मिल जाते हैं, आलू मिल जाते हैं। तो इसी वजह से अब जो यूरोप में गरीब लोग थे वो अफोर्ड कर पा रहे थे, अपने लिए खाना खरीद पा रहे थे। तो एक तरह से जो लोगों की बेसिक नीड है फूड की, वो फुलफिल हो पा रही थी पोटैटोस के आने के बाद से। अब पोटैटो सस्ता तो था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस भी थे, यानी जो जितने कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी जितनी हम लोगों को चाहिए होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होता है एनर्जी का, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और वो इनफ था हमारी बॉडी के लिए, और काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ किसके लिए? यूरोप में रह रहे पुअर पीपल के लिए। इम्पैक्ट ऑफ न्यू क्रॉप्स, अभी हमने ये न्यू क्रॉप्स देखे, जो पोटैटो, टमेटो, चिली, ये सब जो क्रॉप्स थे, न्यू क्रॉप्स जो एशिया और यूरोप की कंट्रीज के लिए तो न्यू ही थे, नए नए ही थे, तो इनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वाइड, यानी हर एक सोसाइटी पे, पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इन न्यू क्रॉप्स के आ जाने से? एनहांस एग्रीकल्चर एंड डाइट्स वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में लोगों ने डिफरेंट एरियाज में ये क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किए, और क्रॉप्स तो कल्टीवेट उन्होंने किए, एग्रीकल्चर में तो चेंजेस आए ही आए, लेकिन डाइट में भी चेंजेस आए। लोगों ने डिफरेंट क्रॉप्स कंज्यूम करना शुरू किया, अलग अलग एक तरह से उनके पास काफी सारे सोर्सेस थे जहां से वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस थे उनके पास न्यूट्रिशन के, यानी काफी सारे ऑप्शंस थे उनके पास, फूड आइटम्स बहुत सारे थे। पोटैटो बिकेम अ स्टेपल फूड इन यूरोप। यूरोप के तो काफी सारी कंट्रीज में जो पोटैटो है वो स्टेपल फूड बन गया था, यानी लोगों की डेली वे लाइफ का पार्ट बन गया था, डेली पोटैटो खाना ही खाना होता था लोगों को। उनके कुजीन में मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? पोटैटो, जैसा हम इंडिया में भी देखते हैं। चिली, मेज एंड टमेटो बिकेम एसेंशियल फूड इन इंडिया। तो इंडिया में भी पोटैटो, टमेटो, चिली, मेज और भी बहुत सारे जितने भी क्रॉप्स यहाँ अमेरिका से इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में,
वो सारे क्रॉप्स इंडिया में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग कंज्यूम करते हैं और इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा एसेंशियल फूड क्रॉप्स बन गए हैं हम लोगों के लिए। एक तरह से अगर ये फूड क्रॉप्स होंगे ही नहीं तो हमारे पास ऐसा लगेगा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, फूड आइटम्स हमारे पास बचे ही नहीं है। तो ये सारे जो अभी हमने देखे कि जो भी हमने फूड आइटम्स देखे वो सब इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। ये अभी तक हम गलत फहमी में जी रहे थे, इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। ये अमेरिका से लाए गए हैं टू यूरोपियन एंड एशियन नेशंस। और ये स्पेगेटी का एग्जांपल हमने देखा था, नूडल्स जो ओरिजिनेट हुए चाइना में, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ, यूरोप में, और बाद में इन्हें स्पेगेटी के नाम से जाना गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि कैसे फूड आइटम्स भी ट्रेवल किया करते थे और इन फूड आइटम्स के ट्रेवल करने के साथ साथ हमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी देखने को मिला एक अलग डायमेंशन में, यानी कल्चर में, ट्रेड में हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फूड आइटम्स को लेकर भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हो रहा था और अभी भी हो रहा है। That's all for today। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।